नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण है। इस बीच नीतीश कुमार आज अचानक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें जानकारी दी कि वो 19 को विधानसभा भंग करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके साथ ही साथ नई सरकार गठन की जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं और विधायक दल की जो बैठक है वो दोनों दलों ने बुलाई थी, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, आज होने वाली थी लेकिन अब वो टाल दी गई है और वो बैठक अब कल होगी। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार जो है वो लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं और क्योंकि बीजेपी द्वारा अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है तो ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि क्या बीजेपी कोई बड़ा खेल करेगी या फिर नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे, जो कि अब ये होता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है कि बीजेपी कोई खेल कर सकेगी। बीजेपी ने सोचा था कि नीतीश कुमार की सीटें कम आएंगी या फिर किसी तरीके से उनको दबाया जा सके, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है उसके बाद बीजेपी जो है वो अपने मन मुताबिक कर नहीं पा रही और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का सपना है अपना सीएम बनाने का बिहार में, वो एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा होने देंगे मोदी जी और शाह साहब, या फिर नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे? इन सारी चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि कैसे नई सरकार के गठन से पहले एनडीए के सहयोगियों ने अपनी अपनी डिमांड रख दी है जिस पर रार मची हुई है और एनडीए के एक सहयोगी जो है वो नाराज हो गए हैं। क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं वो मोदी जी से और शाह साहब से, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बिहार में क्या कुछ चल रहा है, लालू परिवार में जिस तरीके से लालू यादव के परिवार में जो जंग छिड़ी हुई है, जिस तरीके की कला सामने आ रही है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि हमने देखा कि नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह की अटकलें चल रही थी और आज फिर अचानक नीतीश कुमार जो है वो राजभवन पहुंच गए और 19 नवंबर को वो इस्तीफा देंगे। राज्यपाल से मिलकर आज उन्होंने ये जानकारी दी है और पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली, उसके बाद राजभवन जा करके ये सारी जानकारी दी। अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई और माना ये जा रहा है कि 20 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण है और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं, ऐसा 90% तो तय है। 10% में क्या खेल होता है ये तो अब एनडीए के सहयोगी और मोदी शाह ही जानते हैं कि क्या कुछ खेल हो सकता है। और नीतीश कुमार से बातचीत जो चल रही है उसके साथ ही साथ उनकी पार्टी के जो नेता हैं बड़े बड़े, संजय झा हैं, उनसे मुलाकात हुई। अमित शाह की कल काफी देर तक मीटिंग हुई, उसमें सारी चीजें तय होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सब कुछ तय होने के बाद भी क्या मोदी जी कोई गेम खेलने वाले हैं या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से भारी पड़ेंगे? जय संविधान। देखिए निधि, खेल खेलने वाले हैं की बात छोड़ दीजिए। खेल तो उन्होंने खेल दिया और खेल उन्होंने पिछले 5 साल से खेलना शुरू कर दिया था। पूरी प्रिपरेशन 5 साल से शुरू हो गई थी। देखिए एक चीज कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार गिरवाई, उन्होंने बिहार सरकार में परिवर्तन कराया। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद ये था कि अगर विधानसभा में आपकी सरकार होगी, अगर विधानसभा में आपकी सरकार होगी तो केंचुए की मदद से आप चुनाव को खरीद सकेंगे। देखिए, हरियाणा और हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन पिछले 15 साल से एक साथ हो रहे थे। हरियाणा का इलेक्शन पहले कराया गया, महाराष्ट्र का इलेक्शन बाद में कराया गया। कारण, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें वहां विकास अघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली। ऐसा लगा कि बयार है वहां विकास अघाड़ी की और एनडीए हार जाएगा। उन्होंने क्या किया कि चुनाव आयोग की संलिप्तता से महाराष्ट्र का इलेक्शन 4 महीने पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद इलेक्शन पोस्टपोन किया और जैसे ही पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके 15 दिन के बाद एकनाथ शिंदे से वहां की महिलाओं को एड देने का और ऐलान कर दिया। अब महिलाओं को पैसा मिलने लगा। अगले 3-4 महीने उन्होंने खूब पैसे बांटे और पैसा बांटने के बाद चुनाव घोषित हो गया। अच्छा, यही बात उन्होंने बिहार में की। बिहार में उन्होंने, जब लालू यादव, ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की सरकार थी, उसके बाद वहां सरकार पलटी। एक बार फिर पलटे नीतीश, लेकिन फिर पलट गए। तो उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। और मैं देखिए फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि चुनाव आयोग के सहयोग से बिहार इलेक्शन के कुछ ही दिन पहले
उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 1.25 करोड़ महिलाओं को इतना पैसा देंगे। अच्छा, अब आप सोचिए, साइकोलॉजी सोचिए, मान लीजिए 10 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए मिला, इलेक्शन के एक दिन पहले 10 लाख को और मिला, 20 लाख को मिल गया। अब बाकी महिलाओं से पूछा उन्होंने, दूसरी महिलाओं से, तुम्हें पैसा मिला कि नहीं मिला? ये नहीं, हमें तो नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं, हमें मिल गया, देखो उसको 10 दिन पहले मिला था, मुझे अब मिल गया, तुमने फॉर्म भरा है, 10 दिन के बाद तुमको मिल जाएगा, अगर नीतीश कुमार की सरकार आई तो। अगर सरकार नहीं आई तो नहीं मिलेगा। अच्छा, महिलाएं तो महिलाएं हैं, पूजनीय हैं, देवियां हैं, तो उन्होंने, अब मानी बात है कि 1.25 करोड़ महिलाओं ने अगर 2.5 करोड़ महिलाओं को कन्विंस किया, 3.5 करोड़ महिलाएं हो गई, 50% पॉपुलेशन हो गई। फिर उसके बाद अब खबरें यह आ रही है निधि कि 2 ईवीएम एक ही नंबर की प्रिपेयर कराई गई, एक में वोटिंग हुई और एक से काउंटिंग हुई। और इसलिए आपको पता होगा 6-7 साल पहले यह मामला उड़ा था, लाखों ईवीएम गायब हैं, ईवीएम गायब हैं, कुछ नहीं पता चला, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं पता चला ईवीएम कहां से कहां आई। इसका मतलब यह है कि जहां जहां जिसकी सरकार है, अब विधानसभा है बंगाल की, मानी बात है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी है, जब उन्हें यह पता चल गया कि जो चुनाव आयोग है वो आंध्र प्रदेश के अंदर, जब चंद्रबाबू नायडू इस प्रकार की स्कीम इलेक्शन के पहले डिक्लेयर कर देते हैं तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद उसको बंद करा देती है चुनाव आयोग। अशोक गहलोत मोबाइल बांटने की महिलाओं की बात करती है, उसे बंद करा देती है। लेकिन बिहार में 10 दिन पहले अगर एक निर्णय लिया जाता है महिलाओं को पैसा दिया जाएगा और उसके बाद चुनाव आयोग कंप्लेंट करने के बावजूद नहीं हटाती, अब बंगाल में यही करेंगी, वो महिलाओं को पैसा देंगी भाई। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो चुनाव आयोग उसको मना करेगा तो एक बंगाली अस्मिता की बात शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बिहार में दिलवा दिया, महाराष्ट्र में दिलवा दिया, बंगाली महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो ममता बनर्जी भी इसी कह रही हैं कि मैं देखिए बंगाल के अंदर घुसने नहीं दूंगी, या खेला हुए। कारण यह है वो समझ गई हैं, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, कर्नाटका के अंदर नहीं बनेगी, तमिलनाडु के अंदर नहीं बनेगी, तेलंगाना के अंदर नहीं बनेगी, क्योंकि ये अब जो एक अस्त्र सबके हाथ में आ गया, जिसकी लास्ट सरकार वही अगली सरकार। अच्छा निधि, खुद सोचो, मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, भले ही आप लोग एसआईआर की बुराई कर रहे हैं, एसआईआर की बुराई कर रहे हैं, अरे जब आपके वहां पे एएलओ हैं हर पार्टी के, तो आप लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं की? अब निधि खुद बताओ, पहले तो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि भाई जो एक सत्ता पक्ष है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास गुंडे हैं, जिसके पास थाना है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो एएलओ बीएलओ अपॉइंट कर सकता है। ये छोटी मोटी पार्टियों के लोग कौन हिम्मत करेगा आगे बढ़ने की? नंबर 1, नंबर 2, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं जीत सकता। अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद डिसाइड करता है कि अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो इलेक्शन जीत सकता है, इसका माने निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इसका माने जिनके एएलओ बीएलओ हैं वही चुनाव जीतेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच हो गई कि बिहार के अंदर, लेकिन इस सारी चीजों का दोष आज जो देश के अंदर हो रहा है, इस सारी चीजों का दोष मैं नीतीश कुमार को देता हूं और चंद्रबाबू नायडू को देता हूं और एकनाथ शिंदे को देता हूं। कारण ये, नीतीश कुमार के पास एक बहुत अच्छा विकल्प विपक्ष ने दिया था, और जब 2024 का चुनाव हुआ था उसके कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन बना रहे थे, कन्वीनर बनने के चक्कर में थे, क्योंकि वो सेकुलर थे। अचानक वो कम्युनल हो गए और उसके बाद उन्होंने जाके वहां पे सरकार पलट दी और भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र में फंस गए। अच्छा, यह भी पक्की बात है कि यह बात बिल्कुल पक्की कर ली थी भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 122 सीटें जीतेंगे। वो तो 5-6 सीटें इसलिए कम पड़ गई, 5-6 सीटें इसलिए कम पड़ गई, आपको पता होगा 6 सीटों के अंदर जहां मार्जिन कम थी और आरजेडी कांग्रेस वालों को हराने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सीएम ऑफिस से फोन किया कि नहीं हराने मत दो, इन्हें जिताओ इसलिए कि अगर इनकी 123 सीटें आ गई तो मुझे मक्खी की तरह निकाल बाहर करेंगे। लेकिन सारी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे नीतीश कुमार देश के,
ही कुड हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आज के तारीख में एकनाथ शिंदे बनने के लिए तैयार बैठे हैं। चुनाव आयोग आज के तारीख में पूरे विश्व के अंदर, मैंने कुछ विदेश मित्र, मेरे परिवार जनों के फोन आए, वो कहने लगे मजाक उड़ रहा है भाई, ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट, एक एक मकान के अंदर 501 वोट, जीरो मकान। अरे यार, किस गांव के अंदर जीरो मकान नंबर होता है? और जिस आदमी की कोठी है उसको उसके मकान का नंबर जीरो डाल रखा है। अब एक नई रहस्योद्घाटन हुआ है, आपने सुना होगा, पपीते के पत्ते से वोट चोरी हुई है। कैसे हुई? आज तक के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक व्यक्ति से पूछा, वोट डाल दिया? उसने हाँ डाल दिए। दो डाल दिए? कहें दो डाल दिए। दो कैसे डाले? वहां तो इंक लगती है उंगली में। मैं ये लोगों को राय नहीं दे रहा हूं कि अगली बार आप भी यही कीजिएगा, लेकिन बीजेपी वालों में ये पता है, वो लोग कर रहे हैं। तो वहां क्या हुआ कि एक वोट डाला क्योंकि उसकी मां ने बताया कि तुम्हारे दो वोटर आईडी कार्ड आ गए, एक तुम्हारा पटना का आ गया और एक 5 किलोमीटर दूर गांव है वहां का आ गया। पहले उसने पट्टा पे वोट डाला और उसके बाद जब उससे पूछा गया, निशान लग गया, तो तुमने गांव में कैसे डाला? उसने कहा साहब, अगर पपीते के पत्ते को काले निशान पे रगड़ोगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो सच है कि झूठ। मैं तो जो सोशल मीडिया मैंने सुना है, और ये बल्कि वो कुमकुम बिनवाल ही के वीडियो में सुना है, ये आज तक के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये बात की। अगर ये सच है, अच्छा एक एक राज्यसभा का एक सदस्य दो दो तीन तीन वोट डाल रहा है, ट्रेन की ट्रेन भर के जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, घूस दी जा रही है और घूस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भैया मेरे को तो निधि, नॉर्थ कोरिया तो कभी मैं गया नहीं, क्या नॉर्थ कोरिया, क्या साउथ कोरिया भी नहीं गया, मुझे तो ऐसा लग रहा मैं नॉर्थ कोरिया में हूं। अच्छा एक और स्थिति पैदा हो गई है, वो लोग जो बेचारे 2-3 साल से संघर्ष कर रहे थे लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, हिम्मत हार रहे हैं। आप फेसबुक में देखिए, 50 लोग लिख रहे हैं अब वोट नहीं डालेंगे। वोट डालने का फायदा क्या, जब इलेक्शन इन्हीं को जीतना है। तो इसका मतलब यह है कि जो बचाने वाले हैं वो वोट नहीं डालेंगे, और जो काटने वाले हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, वोट डालेंगे। ईवीएम बदल दी जाएंगी, पपीते के पत्ते के उसका उपयोग कर लिया जाएगा, एक एक आदमी 6-6 7-7 वोट डालेगा, ब्राजीलियन मॉडल वोट डालेगी, ऑस्ट्रेलियन मॉडल वोट डालेगी, बांग्लादेश की मॉडल डालेगी, घुसपैठिए की बात की जाएगी। और ये भी नई खबर है कि जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था, वो जो लोग पकड़े गए थे उनको रिहा कर दिया गया है। खबर है, आई डोंट नो, कि रिहा कर दिया गया। मतलब अब ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के 5 दिन पहले कोई ना कोई विस्फोट ये लोग कराने की चेष्टा करेंगे, इसलिए हमारी सुरक्षा फोर्सेस को बड़ा। लेकिन 9-10 लोगों की जान जो बेचारे लोगों की चली गई, निर्दोष लोगों की। अरे चुनाव जीत जाओ यार, ले जाओ तुम। और जो तुमने महिलाओं को वादा किया है 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का, वो दो। महाराष्ट्र के अंदर जो वादा किया था, अब वहां पे क्योंकि पैसा नहीं बचा है, लोगों की केवाईसी करा जा रही है, इनकम टैक्स नोटिस दिया जा रहा है, उन पे दबिश डाली जा रही है, और उनको 45 लाख लोगों की महिलाओं के एड को काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन तेलंगाना, कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु वहां और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के 2 दिन पहले। अच्छा एक और खबर आ रही है, वर्ल्ड बैंक का जो 14,000 करोड़ का लोन था, 14,000 करोड़ का जो लोन था, और जो किसी प्रोजेक्ट के लिए मिला था, सोशल प्रोजेक्ट के लिए, उसको बिहार इलेक्शन ने बांट दिया। यह डायवर्जन ऑफ फंड्स होता है, और डायवर्जन ऑफ फंड्स में अनिल अंबानी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। बैंक कह रही है कि ये फ्रॉड कंपनी है। मतलब लोन लीजिए आप मकान बनाने के लिए, और उससे जाके शादी कर लीजिए, तो बैंक वाला आके पूछेगा नहीं ये जो तुमने हमसे 50 लाख का लोन लिया था वो कहां है तुम्हारा, कि नहीं साहब वो मैंने शादी कर ली। 2 थप्पड़ लगाएगा, जेल के अंदर बंद करेगा। तो लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट के लिए और लगा दिया बिहार में। अरे पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को 5,000 रुपए महीने दे दो यार, तुम बड़े रईस हो, और हमारे ही उससे टैक्स से पैसा ले लेके। और तो इंडस्ट्री मत लगाना, बिहार के अंदर इंडस्ट्री मत लगाना। अगर ये लाख करोड़ रुपए जितने भी बनते हैं, 10,000 इंटू 1.25 करोड़ जितने भी रुपए बनते हैं, इंडस्ट्री मत लगाना। इंडस्ट्री लगा दोगे तो बिहारियों को इंडस्ट्री मिल जाएगी, तो नौकरी के लिए गुजरात में लेबर नहीं मिलेगा चीप,
तो गुजरात में इंडस्ट्री चले उसके लिए 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे दीजिए और उसके बाद ये लोन है जो वापस नहीं करेंगी, फिर वो 5 साल तक सरकार बनी गई है, 5 साल के बाद फिर बांट देंगे 20,000 रुपए, फिर देखेंगे। जी बिल्कुल सर, और इसीलिए 5 साल सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम सहयोगी नाराज हैं, एनडीए के एक सहयोगी है जीतन राम मांझी, जो एक बार फिर से नाराज हैं, और जीतन राम मांझी एक बार फिर मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, और किस तरीके से वो दुखी है, उनके मन में किस चीज को लेकर कसक है, वो भी उन्होंने बताया। और मीडिया के सामने साफ तौर से ये कहा कि हमने 46 साल के राजनीतिक जीवन में कोई भी मंत्री पद नहीं मांगा है, लेकिन कुछ कसक है, उस पर भी हमने धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो बताएंगे नहीं, क्लियर वो भी कर दिया, वो बताएंगे नहीं किस बात की कसक है। तो ये भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एनडीए में गतिरोध चल रहा था सीट शेयरिंग को लेकर, तो नीतीश कुमार नाराज थे, तब जीतन राम मांझी ने उनका सपोर्ट किया था और कहा था कि नीतीश कुमार अगर नाराज है तो वो बिल्कुल सही नाराज है और उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको और सीटें मिलनी चाहिए थी, और हम जो एनडीए के बाकी सहयोगी हैं उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। बाद में मांझी को मना लिया गया, और उसके बाद में जो सीटें दी गई मांझी को, उस पर मांझी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मांझी को 6 सीटें दी गई है, तो उन्होंने 5 सीटें जीती भी। तो अब नीतीश कुमार को लेकर के ये सारी जब खबरें आ रही हैं, मांझी फिर से नाराज है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार उनका इस बार सपोर्ट करेंगे जैसे मांझी ने किया था? नहीं, देखिए 6 में से 5 सीटें मिली हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये चुनाव आयोग की परफॉर्मेंस अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात, मांझी साहब मजाक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये जाएंगे वहीं, ये एनडीए में ही जाएंगे और नीतीश कुमार भी एनडीए में ही जाएंगे, वरना आज के तारीख में बिल्कुल मैदान साफ है। अगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के और नीतीश कुमार भी सपोर्ट कर दे, महागठबंधन भी सपोर्ट कर दे, जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, फिर मंत्री पद मांगेंगे नहीं, फिर मंत्री पद बांटेंगे और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए। इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लेकिन ये सब नौटंकीबाज लोग हैं। राजनीतिज्ञों में विश्वास करना मतलब ये विश्वास करना कि आप में बुद्धि नहीं है, क्यों राजनीतिज्ञ ऐसे कल। अच्छा, एक और चीज समझिए, आपने बड़े बड़े पत्रकारों को सुना होगा निधि, राहुल गांधी एसआईआर की यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी एसआईआर की यात्रा निकाल रहे हैं, मेन मुद्दों से लोगों को भटका दिया है, बेरोजगारी से और महंगाई से। अरे राहुल गांधी ने जो किया वही सच निकला आज की तारीख में। जो क्या नाम है उनका, शिवानंद तिवारी, जो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, 2 बार विधायक भी रहे, उनके पिताजी भी राजनीति में थे, बड़े कद्दावर कद के नेता हैं। उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव से, आज उनका एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं, उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव से कि अगर राहुल गांधी जो एसआईआर पे ये कर रहे हैं आयोजन, इसमें जेल चले जाओ, लाठी खा लो, वरना चुनाव हार जाओगे। और उस बात से तेजस्वी यादव इतने नाराज हो गए कि उनको जो वाइस प्रेसिडेंट के पद से राष्ट्रीय जनता दल ही के हटा दिया। तो कह रहे थे कि मैंने तेजस्वी से कहा था कि राहुल गांधी की बात मान लो, राहुल गांधी दूरदर्शिता से बात कर रहा है, और आज पता चल गया तुम क्या बेरोजगारी की बात करोगे भाई, क्या महंगाई की बात करोगे, क्या तुम श्रमिक ट्रेन की बात करोगे, जब चुनाव आयोग एजेंट की तरह काम करेगा और बाकी प्रदेशों में अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में इस प्रकार की चीजों को रोक देगा और बिहार में नहीं रोकेगा। अरे तुम भी सोचो निधि, हर आदमी की एक कीमत होती है कि मेरी तो कोई कीमत नहीं, 1 करोड़ रुपए भी दे तो मैं नहीं बिकूंगा, लेकिन हर आदमी की एक कीमत होती है। और गरीब आदमी बेचारा जिसे खाने को नहीं मिल रहा, दूध पीने को नहीं मिल रहा, उसको 10,000 रुपया अगर इलेक्शन की एक दिन पहले मिलेगा तो 50% तो उसमें मूड चेंज हो ही जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं बेचारे, अच्छा जो नहीं डरेंगे उनको कनपट्टी में कट्टा लगा दिया जाएगा, जो मोदी जी कह रहे थे कनपट्टी में कट्टा, तो कट्टा लगा दिया जाएगा। ये भी सुना है कि वहां पे एक एक थानेदार को 51,000 रुपए का लिफाफा दिया गया है, सुना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं। 51,000 का जाके लिफाफा दिया और कहा हमारा ध्यान रखना जरा इलेक्शन में। अरे यार, जहां अडानी साहब के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए पड़े हों, इसका माने वही जो सुप्रिया सांगवान जो बीबीसी की रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि अब तो जिसके पास पैसा है वही चुनाव जीतेगा, गरीब आदमी तो चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता। तो देखिए, ये जीतन राम मांझी के बारे में जो आप बात कर रही हैं, जीतन राम मांझी नौटंकी कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि जब पहले भी मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि ये जो नीतीश कुमार गए हैं एनडीए के साथ या चंद्रबाबू नायडू गए हैं, क्योंकि जानते हैं मोदी जी अगर मुख्यमंत्री ये चीफ प्राइम मिनिस्टरशिप से नहीं हटाए गए और चुनाव आयोग इनके साथ है, कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती जब तक कि मोदी जी चुनाव आयोग से न कह दें कि इसको जिताना है। ये तो नीतीश कुमार ने अगर 5-6 सीटें कांग्रेस को और आरजेडी को न जिताई होती तो आज के तारीख में 125 सीटें होती एनडीए के पास। तो ये जो इलेक्शन हुआ है एक बिल्कुल नौटंकी हुई है और उसी प्रकार की नौटंकी जो है ये जीतन मांझी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जीतन राम मांझी नौटंकी तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ये जो जेडीयू और तमाम जो उनके साथ दल हैं, उनकी भी जो बातचीत है वो भी शुरू हो चुकी है। और बीजेपी ने क्योंकि जीती है 89 सीटें और जेडीयू ने जीती 85 सीटें, तो दोनों में केवल 4 सीटों का ही फर्क है। तो केवल 4 सीटों से ही जेडीयू पीछे है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो 50-50 के अंतर्गत होगा। मतलब जितने मंत्री जेडीयू के बनेंगे उतने ही मंत्री बीजेपी के कोटे से भी बनेंगे। तो फिर मांझी जी के लिए और कुशवाहा जी के लिए क्या बचता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी भी है और चिराग पासवान ने तो अच्छी खासी सीटें जीती हैं। तो मांझी और कुशवाहा से ज्यादा ही उन्होंने सीटें जीती है, तो और उनको डिप्टी सीएम बनने की आस वो लगाए बैठे हुए हैं। तो चिराग पासवान खुद भी चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। तो एनडीए की जो 3/4 बहुमत वाली सरकार तो बन गई है, लेकिन इस सरकार के गठन में क्या माथापच्ची होगी? नहीं, कोई माथापच्ची नहीं होगी, सबको पता है और ये नीतीश कुमार को भी पता है और ये ललन सिंह को भी पता है। जब तक दिल्ली में से मोदी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप से नहीं हटाया जाएगा और केंचुए को नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये असहाय हैं। देखिए, हमसे ज्यादा सोचते हैं राजनीतिज्ञ, अगर ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। उन्हें पता है अगर कोई गड़बड़ सड़बड़ करेंगी और वो 70,000 करोड़ का घपला, तो आपको पता ही है 70,000 करोड़ का घपला जो है, मोदी जी अभी तो नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं। जो सीएजी ने कहा कि वो पैसे का पता ही नहीं कहां चला गया, 70,000 करोड़ वो बिल्कुल टैली कर रहा है अजीत पवार से, जो पार्थ पवार के पिताजी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस समय जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ ही लोग हैं जो संघर्ष करेंगे और संघर्ष करने वालों में सबसे आगे राहुल गांधी रहेंगे, इसमें भी केवल कोई डाउट नहीं है। बाकी कौन कब गिर जाए, कौन लुढ़क जाए, कौन झुक जाए, कौन रेंगने लगे, इसका मुझे कोई भरोसा नहीं। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में निधि आज हम आके अटक गए हैं और हमारा देश अटक गया है। ऐसे ही इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में होते हैं, ऐसे ही तो रूस में होते हैं, ऐसे ही तो चाइना में होते हैं। भाई वहां रूस में होता है, इलेक्शन हुए साहब, 99.5% वोट जो है पुतिन को मिले। ये नॉर्थ कोरिया में 99% वोट जो है वो किम जोंग, क्या नाम है उसका, मोटा सा, उसको मिले। और ये चीन में शी जिनपिंग को मिले। तो इसी प्रकार से ये जो 99% वोट की प्रक्रिया में ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और जनता को मतलब क्या है, आपने देखा फिर बिहार में वही अपना ट्रेन में लद लद के एक 54 सीट की बोगी में 250-250, 300 आदमी जा रहे हैं, बाथरूम के अंदर सो रहे हैं, लटक रहे हैं, पटक रहे हैं और फिर जाके वहां गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर गालियां खा रहे हैं। लेकिन चलिए, अब इसमें बिहारियों का तो कोई दोष है नहीं, ना हमारे यूपी वालों का कोई दोष है, ना महाराष्ट्र वालों का कोई दोष है। आप ये देखिए साउथ इंडिया के अंदर कितना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। केरला वो स्टेट बन रहा है जिसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी उन्होंने खत्म कर दी है। और हमारे यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी का यह हाल हो गया कि महिला को 10,000 रुपए मिल गए तो अपने भविष्य के ही बारे में नहीं सोच पा रही है, वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रही है। वो सोच रही है 10,000 की गड्डी मिली है, गड्डी मिली है। और नीतीश कुमार जिसने गड्डी दी है उसको कम सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो धन्य हो केचुआ, धन्य हो चुनाव आयोग। तुम्हें तो वास्तविकता में अगर तुम्हें जिम्मेदारी दे दी जाए अमेरिका का इलेक्शन कंडक्ट कराने की या यूके का इलेक्शन कंडक्ट कराने की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमेरिका और यूके में बनवा दोगे। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं लालू यादव की, क्योंकि उनके परिवार में जिस तरीके की कला मची हुई है वो कल से मीडिया के सामने आ चुकी है। और उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो लगातार तमाम आरोप लगा रही हैं कि उनके परिवार में 2 जयचंद हैं
और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे ऊपर तेजस्वी यादव ने उंगली उठाई और कई सारी चीजों को लेकर उन्होंने खुलासा किया। आप इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? क्योंकि वो कहती है कि जब भी जो भी पार्टी है उसमें अगर हम जयचंदों की बात उठाते हैं, अगर हम कोई जायज बात करते हैं कि भाई इनकी वजह से पार्टी डूब रही है, इनकी वजह से नुकसान हुआ, तो तेजस्वी यादव जो है वो तुरंत ही नाराज होने लगते हैं और जो तमाम तरीके की बातें हुई वो तो सबके सामने है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है? देखो, मुझे सबसे ज्यादा सहानुभूति आज की तारीख में अगर किसी पे हो रही है, मुझे तेजस्वी यादव से कोई लेना देना नहीं, मुझे रोहिणी आचार्य से कोई, मीसा भारती से कोई लेना देना नहीं। मेरे को तो उस आदमी से हो रही है जो बुढ़ापे में अपने जीवन को किसी प्रकार से आगे बढ़ा रहा है और अपने घर में इस प्रकार की चीज देख रहा है। देखिए, अभी एक ही पक्ष की बात आपने सुनी है, असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है, संजय यादव क्या करते हैं, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, मुझे नहीं पता। वो जो दूसरा लड़का है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो बलरामपुर का है, वो संजय यादव महेंद्रगढ़ हरियाणा के हैं, मुझे उनके बारे में, उनके पास्ट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं। लेकिन एक चीज तो निधि, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार तुमको समझाता हूं, बच्ची हो इसलिए तुम्हें समझाता हूं। एक तो कभी अहंकार मत करना, और दूसरा, अच्छे समय में जो तुम्हें लोग घेर लें उन्हें ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना, क्योंकि अब मेरी तो उम्र बहुत हो गई है, तो मैं, बाकी दर्शक श्रोता जो उम्र वाले हैं वो जानते होंगे, जब अच्छा समय होता है ना तो बड़े बड़े चाटुकार आ जाते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, जब आपके पास शारीरिक बल होता है। अरे परीक्षा तो तब होती है जब आपका बुरा समय हो। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, आपने सुना होगा। अखिलेश यादव ने, कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने पूछा कि ये बताइए कि कांग्रेस की हालत तो बिहार में बड़ी खराब हो गई, आप क्या उनसे साथ हाथ चुड़ा लेंगे? अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। अखिलेश ने कहा कि अगर आपके मित्र पे कोई परेशानी आ गई है और मित्र कमजोर हो गया है तो इस समय मेरी ज्यादा कर्तव्य है कि मैं उसको मजबूत कराऊं, उसका हाथ पकड़ूं। यही तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है ना, दुख में, सुख में पहुंचो ना पहुंचो, दुख में पहुंच जाना। तो मानी बात है कि जब ये परिस्थिति पूरे देश के अंदर बन रही है और ये सब पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, नीतीश भी समझ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी समझ रहे हैं, अगला इलेक्शन वो हार जाएंगे और बीजेपी सरकार बनाएगी, कर्नाटका में भी बनाएंगे, तमिलनाडु तक में बना लेंगे, केरला तक में बना लेंगे। कारण केचुआन के पास, भाई अगर एक जगह आप वोट डालेंगे और वो बॉक्स की जगह दूसरा एक उसी आइडेंटिटी का नंबर ईवीएम बॉक्स जाके काउंटिंग में खुलेगा और ट्रकें आएंगी और ट्रकें जाएंगी, बत्ती बंद होगी, सीसीटीवी बंद होगी, तो आप क्या कर लेंगे? नॉर्थ कोरिया का आनंद लीजिए देश के अंदर बैठ के। बिल्कुल सर। और जो बिहार में जो परिस्थितियां हैं और तमाम विश्लेषण जो गठबंधन की हार के बाद आ रहे हैं, उनमें से एक और विश्लेषण किया है बीबीसी की एक जर्नलिस्ट ने। उन्होंने जो सटीक बात कही है, एक बार उनका छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी कि उनका वीडियो आज काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्यों हार रहे विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की ही गुंजाइश ज्यादा है। हमारी आंखों के सामने ही देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। फिर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना वे आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, 6 साल तक ये खेल चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो इलीगल है। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया इससे, 4 साल में 5,271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है।
तो मुझे बताइए विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो उस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके। बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्गुमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है, जनता का काम है कि उस चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। तो सर आपने देखा, और इनकी जो टिप्पणी है, आप इससे कितना सहमत है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब तक जो बिहार चुनाव के जितने भी विश्लेषण हुए हैं उनमें इनका जो टिप्पणी है, छोटी सी टिप्पणी, वो उन सबसे ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैं इन्हीं के बारे में संदर्भ ले रहा था। मैं इसी बिटिया का जो स्टेटमेंट था उसी को सुन के बात कह रहा था। सांगवान इनका नाम है, बीबीसी के रिपोर्टर हैं। मैं इसी का संदर्भ ले रहा था। अब आप बताइए, खुलेआम घूस दे के आप इलेक्शन खरीद रहे हैं, वहां घूस देने पे लोगों को जेल में डाल देते हैं, लेने वालों को भी जेल में डाल। यहाँ आप जो है, अच्छा वो महिलाएं बेचारी, गरीब महिलाएं जिन्होंने कभी 10,000 रुपए एक साथ नहीं देखे हैं और किस्तों में उनके यहाँ पैसा आएगा, और सारी महिलाएं जो हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी होकर भाई महिलाओं को कन्विंस करेंगी कि देखो मेरे आ गए तुम्हारे भी आ जाएंगे, तो इलेक्शन कैसे फेयर हो सकता है? इसका माने गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ने की सोच ही नहीं सकता। तो बताइए, इसी कारण तो सुनील जाखड़ और अमरिंदर सिंह और आरपीएन सिंह और बिट्टू और अशोक चौहान, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। वो जानते हैं इलेक्शन। अच्छा एक और चीज समझिए आप, भाई आज के तारीख में कौन इंडस्ट्रियलिस्ट हिम्मत करेगा कांग्रेस को पैसा देने की? भाई कांग्रेस को पैसा देने के लिए अब दम चाहिए। कल ईडी की रेड हो जाएगी, कल इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज देगा, कल जेल भेज देगा। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? इतना ज्यादा कौन कमिटेड है? अच्छा हमारे जैसे लोग अगर भैया बहुत ज्यादा दे देंगे, 1,000 2,000 5,000 रुपए दे देंगे, उससे क्या होने वाला है? यहाँ तो हजारों करोड़ों का खेल चल रहा है। और वही आश्चर्य हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को इलीगल तो बता दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, पैसे वापस नहीं कराए। अब बताइए 14,000 करोड़ जो वर्ल्ड बैंक ने किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया था, अगर ये प्रशांत किशोर की पार्टी अगर ये आरोप लगा रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पैसा आपने किसी चीज के लिए लिया है, यूज कहीं और कर लिया है। अच्छा बिहार की जनता सताई जाएगी, बिहार की जनता वही होगा, इंडस्ट्री लगने का कोई पत्ते भी नहीं है। जब 1,00,000 2,00,000 करोड़ आप ऐसे ही लोगों के अकाउंट में डाल देंगे तो इलेक्शन तो जीत सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में भी ऐसे ही होता है, चाइना में भी ऐसे ही होता है, रूस में भी ऐसे ही होता है। हमें भी आदत डालनी पड़ेगी ऐसे ही रहने की। सर होता तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा होना चाहिए, और इस चीज को टूटना चाहिए अब, और विपक्ष को इस चीज पर आवाज उठानी चाहिए। और इस आवाज को कितना सुनेगा ये तो जो है चुनाव नहीं आयोग नहीं, पर ही आवाज डिपेंड करता उठाने से है। निधि कुछ नहीं होगा। अगर राहुल गांधी, और ये कहा है, मैंने आपको बताया ना, ये जो तिवारी जी ने कहा है, जो राज्यसभा मेंबर थे और आरजेडी के महासचिव थे, उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव से जाओ बाहर लाठियां खाओ जेल जाओ। लेकिन अगर आप सड़क पे नहीं उतरोगे, अगर ये कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी और आरजेडी वाले सोच रहे हैं कि ये मांगेंगे और इनको मिल जाएगा, महाराज तानाशाही की सरकार में हो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन चला के बिल्कुल जेल जाने को तैयार नहीं हो और अपने, तब फिर राजनीति की छोड़ दो, राजनीति, लीव पॉलिटिक्स। बिल्कुल सर, और ये एडवाइस मैंने भी देख रही हूँ कि सुबह से बहुत ज्यादा वायरल है कि तेजस्वी यादव को कहा कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और यही फैक्ट है कि पूरे के पूरे विपक्ष को एक साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वरना आगे आने वाले चुनाव भी लड़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। और ये आस लगाने का कि विपक्ष उसमें जीत सकता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।